नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने विषय पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि पर्यावरण के टेस्ट सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर नोटिफाइड होते रहेंगे। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च ऑप्शन पे जाके अगर आप शर्मा कोचिंग क्लासेस टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आईडी है @रूपेंद्र शर्मा 143, और स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के किसी भी प्रश्न से संबंधित हमारा पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। उसकी जानकारी लेना हो या किसी प्रश्न में आपको डाउट हो या किसी भी प्रकार से की समस्या हो, आप टेस्ट सीरीज से संबंधित या टॉपिक से संबंधित, तो आप हमसे कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट सीरीज़ के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वो पिछले प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं पर्यावरण में। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन पर केंद्रित करता है। तो दोस्तों पहले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा बी, केवल 2, जो कि केवल 2 ही होगा। CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोक्लोरिक पर केंद्रित करता है। यही इसका आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज़ के देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न पिछले वर्षों में जो विगत साल में जो परीक्षा हुए हैं दोस्तों, आईएएस के एग्ज़ाम में देखिए दोस्तों यह पूछा जा चुका है। आईएएस के 2017 में पर्यावरण में यह प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न जो अभी हम पढ़े हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है CTET 2011 में, जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें। तो दोस्तों चलिए क्या कह रहा है, जल संरक्षण के लिए दिए गए कथनों में से कौन कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, असत्य, सत्य नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, जल एवं गैर नवीनीकरण स्रोत, बी, वनावरण के क्षेत्र में वृद्धि से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है, सी, जल संरक्षण के लिए स्थलीय जल प्रवाह को रोकना, या फिर डी, फव्वारा सिंचाई वाष्पीकरण को रोकती है। तो दूसरे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा जल एक गैर नवीनीकरण स्रोत है। जब भी यह प्रश्न पूछेगा कि जल संरक्षण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब वो सत्य नहीं है, तो आप यह एग्ज़ाम में भी पूछेगा तो आप यही ऑप्शन करेक्ट लगाइएगा दोस्तों। जल एवं गैर नवीनीकरण स्रोत नहीं है, मतलब जल नवीनीकरण स्रोत है। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज़ के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त उपस्थित हीमोग्लोबिन में आसानी से संयोग करती है। क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। कौन सी गैस प्रयुक्त में
कौन सी गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग करती है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन या फिर डी सल्फर। देखिए दोस्तों, यह CDS 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जो मैं आज प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, वो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो तीसरे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, यह ऐसा गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में आसानी से संयोग करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, गैस नहीं है कह रहा है। कई बार जल्दबाजी में हम नहीं छोड़ देते हैं। क्या कह रहा है? ए मीथेन, बी ओजोन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो चौथे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा हाइड्रोजन। जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस में इसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? दुर्गों एवं गांव में रहती है एवं जलयान में लकड़ी या गाय का गोबर प्रयोग करती है। इसे विगत 3 महीनों में खांसी एवं फेफड़ों में कफ का जमाव हो गया है। इसका कारण? फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। दुर्गों एवं गांव में रहती है एवं जलवान में लकड़ी या गाय का गोबर प्रयोग करती है। इसे विगत 3 महीनों में खांसी एवं फेफड़ों कफ का जमाव हो जाता है। इसका कारण क्या है? जलवान की लकड़ी से निकले धुएं से एलर्जी हो गया। बी, उसके घर के चारों ओर प्रदूषण फैला है। सी, उसके श्वसन तंत्र में लकड़ी के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का जमाव हो गया है। या फिर डी, जलवान से निकले धूल कण एवं श्वसन तंत्र में जमा हो गया है। तो पांचवे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा डी, जलवान से निकले धूल कण उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह पिछले वर्षों में पूछे गए 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था CTET में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है छठवां प्रश्न हमारा? भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक का नाम था। जो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा, भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था, उसे संबंधित यौगिक का नाम था मेथाइल एल्कोहल फ्रॉस्फिजीन, मेथाइल आइसोसाइनेट, डी मेथाइल एमाइन। तो छठवें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा मेथाइल आइसोसाइनाइट। जो है वह भोपाल गैस त्रासदी में से संबंधित महत्वपूर्ण यौगिक था दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह SSC LDC क्लर्क 2011 और UPSC 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ये सारे जो मैं आपको टेस्ट सीरीज पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों। आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पेन लेके दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज से सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है बन जाता है? ए ओजोन, बी अमोनिया, सी सल्फर हाइड्रोक्साइड या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सातवें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा सल्फर हाइड्रोक्साइड, जो होता है अम्लीय वर्षा का मेन कारक होता है दोस्तों। इसके कारण ही अम्ल वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3। देखिए दोस्तों, यह आपका SSC CPO में 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज
कि जो टेस्ट सीरीज का जो 8वां प्रश्न था उसका हम करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों H2SO4। अम्लीय वर्षा में यह अधिकतम मात्रा में रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडल गैसों में इनको विचार में लिया जाता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर डी सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन। तो आपका जो 9वें का आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा 9वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, दूसरा तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा तीसरा और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बायोगैस संयंत्र में निकली निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है। ईंधन गैस के रूप में किया जाता है। ए ईंधन, बी ब्यूटेन, सी प्रोपेन, या फिर डी मीथेन। तो 10वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा मीथेन। बायोगैस संयंत्र में मीथेन ही जो होता है दोस्तों वो ईंधन गैस के रूप में किया जाता है प्रयोग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एमटीएस में पूछा गया था दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2017 में। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन सी उत्तरदायित्व होता है। कौन सी उत्तरदायित्व होता है, ए CO2, बी CO, सी प्रोपेन, या फिर डी NOSO2। तो 11वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा NOSO2। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की प्रमुख विशेषता है। ए नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, बी यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों को अनुगाई करता है, सी NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुमितिक आधार पर उन राज्यों का मुख्यमंत्री में से एक होता है जिन्हें होकर गंगा बहती है। तो 12वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, नदी बेसिन योजना एवं संबंध की इकाई है, और बी यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण के प्रयासों के अनुगाई करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न यह UPPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, ए प्लास्टिक, बी पॉलीथीन, सी पारा, या फिर डी रबर। तो जो 13वें का जो आप करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा रबड़। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, आर्सेनिक, सोराबेटाल, फ्लोराइड, फॉस्फेल्डिहाइड, या फिर यूरेनियम। तो 14वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला में क्या है आर्सेनिक, दूसरा में तीसरा में फ्लोराइड, या फिर पांचवा में यूरेनियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण की सहायता कर सकती है। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई एवं पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो 15वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी,
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत और सिंचाई, जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष खेत में ही रहने देना। चलो दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 16 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न क्या करें? वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायित्व कारक है? ऑटोमोबाइल, औद्योगिक चिमनियाँ, खनन उद्योग, आर्द्र भूमि। तो 16वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा आर्द्र भूमि। देखिए दोस्तों, यह आपका CDS 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप नोट डाउन साथ साथ करते रहिए। कथन ए और कथन 2, इन दोनों में कथनों में सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए कथन ए कथन बी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसी जीव संगठित शरीर संरचना में भारी धातुओं और कीटनाशकों से बढ़ते हुए जमाव में प्रक्रिया जैव संचयन कहते हैं। ठीक है। दूसरा कथन क्या है? तालाब की बड़ी मछलियों में उसी तालाब के प्लवकों को तुलना में कीटनाशकों को सांद्रता जमाव को अधिक पाई गई है। अब दोस्तों इसमें से हमको क्या करना है? जो कूट है, कथन तो पढ़ चुके हैं, अब कूट में हमको सही उत्तर देखना है दोस्तों। तो 17वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? ए, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए। बी, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन अभिकलन के लिए। सी, जलीय तंत्रों के प्रदूषण के मापन के लिए। या फिर डी, उच्च तारुण्यता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों में आंकलन में। तो जो 18वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, जलीय तंत्रों में प्रदूषण का मापन के लिए किया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उन्नीसवें का निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कह रहा है दोस्तों। देखते हैं। क्या कह रहा है? सामान्यतः प्रयुक्त, इसमें पाए जाने वाले संभावित उपभुक्त पदार्थ, अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका है पहला और तीसरा। मतलब जो होगा लिपस्टिक होगा दोस्तों, जो कि इसमें सीसा का मात्रा होता है। और तीसरा है चाइनीज़ फास्ट फूड, जो कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसमें महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, भूमिका रहता है उनका। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ए, ब्रायोफाइड, बी, लाइकेन, सी, शैवाल, डी, टेरिडोफाइट। तो 20वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, लाइकेन। 20वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा लाइकेन, जो होता है SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पेयजल के लिए pH की वांछनीय सीमा क्या है? 6.5 से 8.5, बी 5.0 से 6.5, सी 6.5 से 7.0, डी 7.0 से 8.5। तो 21वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, 6.5 से 7.0। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह SSC MTS 2017 में पूछा जा चुका है। मीना माता घटना से कौन सी विषारक धातु जुड़ी है? ए, कैडमियम, बी, आर्सेनिक, सी, पारा, या फिर डी, सीसा। तो आपका जो 22वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा
पारा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रयोग का कारण है? क्या कह रहा है? श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी विलंबित सूक्ष्म कण, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर डी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो जो 23वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा बी विलंबित सूक्ष्म कण। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? ए हाइड्रोजन, बी एथेनॉल, सी बायोगैस, सीएनजी। तो 24वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? कह रहा है दोस्तों, नहीं होती है। तो ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डी मीथेन। तो जो 25वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा मीथेन। देखिए दोस्तों, ये यूजीसी नेट पहले पेपर 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, और टाइमली इसको रिवाइज कीजिएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन, वाणिज्य क्षेत्र, सी औद्योगिक में प्रयुक्त ऊर्जा, डी पावर प्लांट। तो 26वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा सड़क परिवहन। जो होता है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अभी कथन पढ़ते हैं पहले। शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूप कोहरे की घटनाएं घटित होती है। तर्क पढ़ते हैं। जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संयंत्री बायोगैस को जलाते हैं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वह आपका होगा डी। ए सही है और आर गलत है। अब देखते हैं कि ए सही है और आर गलत है। ए वाला जो भाग है अभी कथन, यह इसमें सही होगा, और जो आर है यह गलत होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन की क्रिया में सहयोग नहीं करता है? ए अपवाहन, बी वन कटाव, सी अपक्षालन या फिर डी अतिकृषि। देखिए दोस्तों, यह आपका SSC FCI 2012 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो 28वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा अपवाहन। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज से 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में एक अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है? हरितगृह प्रभाव, ठोस अपशिष्ट, सी प्रदूषण या फिर डी वन उन्मूलन। तो 29वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा प्रदूषण। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह SSC CGL 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ दोस्तों, पर्यावरण का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और SSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे ही फॉलो करते हैं दोस्तों। तो आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर पढ़ के जाएं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। कार्बन
डाइऑक्साइड किस सीमा तक एक रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? मतलब कि यह प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक सीमा जो है उसको रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है। कितने दायरे में रेडियो सक्रियता जो है उसको अवशोषित कर लेता है? तो देखते हैं क्या कर रहा है। 5.5 से 7 माइक्रोन, 27 माइक्रोन से अधिक, 8 से 13 माइक्रोन, 0.1 से 30 माइक्रोन। तो तीसरे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपको होगा 5.5 से 7 माइक्रोन तक की दूरी को सीमा को कार्बन डाइऑक्साइड रेडियो सक्रियता अवशोषित कर लेता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 31वां प्रश्न? निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, सी हैजा या फिर डी डेंगू। तो आपका 31वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डेंगू। डेंगू जो होता है दोस्तों वो जल जनित रोग नहीं है। देखिए दोस्तों यह यूजीसी नेट पेपर 1 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज से 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 32वां प्रश्न? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? सर्वाधिक है पूछ रहा है दोस्तों। हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो 32वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा पश्चिम बंगाल में। देखिए दोस्तों यह यूपीपीएससी 2015 में यह पूछा जा चुका है प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्नों को दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है 33वां प्रश्न? कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत में क्या क्या होता है दोस्तों? मुख्य स्रोत होता है, प्रचुरतम स्रोत होता है, यह सब स्रोत होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है इसमें? मुख्य स्रोत। औद्योगिक उत्पादन, बी ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग, सी परिवहन ठोस अपशिष्ट। 33वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एरोजोल है। ए हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ, बी हवा में उपस्थित प्रदूषित गैस, सी हवा में उपस्थित छोटे धूलकण या फिर डी हवा में उपस्थित हरित गैस। 34वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा हवा में तैरते ठोस पदार्थ जो होते हैं एरोजोल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों सी टेट में यह पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति जल मल द्वारा होती है कहलाती है सैनिटरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, गार्बेज, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। 35वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सैनिटरी अपशिष्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा होनी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा होनी चाहिए 45 डेसिबल ए, 55 डेसिबल ए, 75 डेसिबल ए, 80 डेसिबल ए। तो जो 36वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा 45 डेसिबल ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिमागी बीमारी होती है? क्या कह रहा है? दिमागी बीमारी होती है। ए लेड, बी NO2, सी SO2, डी HD। 37वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा लेड। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 38वां प्रश्न हमारा? नाइट्रेट युक्त भोजन एवं जल के उपभोग में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी होती है? ए मिनीमाटा, बी ओस्टोट्रोपोरोसिस, बी ब्लूबेरी सिंड्रोम, डी एबिसेटिसिस। तो जो आपका 38वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा मिनीमाटा।
सॉरी। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अति लेड विषाक्तता कहलाता है इटाई इटाई फ्लम्बिस न्यूरलाकिलिया बाइसिनोसिस। तो जो 39वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा फ्लेम्बिस्म। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीडीटा के जल घुलनशीलता एवं जनाओं के पेलिकन बतखों की संख्या में कमी आई है, इसका क्या कारण है? सभी बतखों की मृत्यु, बतखों का अंडा के बाह्य आवरण के लिए कैल्शियम की कमी जिसके कारण कमजोर अंडे, सी अंडों की निर्माण प्रक्रिया सही नहीं, या फिर डी आंतरिक भाग अंडों का जमाव। तो 40वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, बतखों की अंडों की बाह्य आवरण कैल्शियम की कमी जिसके कारण कमजोर अंडे। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ए झारखंड, बी सिक्किम, सी केरल, डी तेलंगाना। तो जो आपका 41वें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सिक्किम। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न जो मैं आपको बताया दोस्तों झारखंड पीएससी 2016 में पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है? ए कॉपर, बी क्रोमियम, सी लेड, या फिर डी कैल्शियम। तो 42वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी लेड। लेड के कारण ही, लेड की उपस्थिति के कारण ही प्रदूषण होता है दोस्तों बड़े शहरों में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आपका एलडीसी एसएससी एलडीसी क्लर्क में 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 83वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की क्या मात्रा होनी चाहिए? ए 0.005 ग्राम लीटर, बी 0.005 मिलीग्राम लीटर, सी 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर, या फिर डी 0.05 ग्राम प्रति लीटर। तो जो आपका 83वें का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका एसएससी एलडीसी 2011 में पूछा जा चुका है प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय प्रदूषक नहीं है? ए पीएन स्माग, सी सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर डी ओजोन। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड। जो होता है दोस्तों वह एक द्वितीय प्रदूषक नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 45वें प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? वायु का प्रदूषक नहीं है सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, या फिर धूम्र। 45वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा हाइड्रोकार्बन। जो होते हैं ये ऐसे गैसीय वायु होते हैं जो प्रदूषक नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के प्रश्न यहीं पे समाप्त हुए। अगर आपको हमारा यह टेस्ट सीरीज का वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में दोस्तों पर्यावरण जो एक विषय है उसका टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगली बार इससे भी ऊपर लेवल के लेकर आएंगे दोस्तों। अगर आप जब कभी भी पढ़ते हैं हमारा टेस्ट सीरीज से तो आप कॉपी पेन लेके पढ़िए दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करके टाइमली रिवाइज कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।